फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं। क्या पढ़ा था हमने वैसे टॉपिक का नाम था लिक्विड, और उसमें हमने पहले पढ़ा था कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें से हमने कुछ पढ़ा डिस्पर्जन, फिर थोड़ा सा पढ़ा डायपोल डायपोल, लेकिन ज्यादातर पढ़ा किसके बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, लेकिन उसका एक काम आप लोगों को करना था, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को बुक में से एक बार रीड कर लेनी थी फॉर द टिपिकल टाइप ऑफ द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है, और उसी में हमने कुछ एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर को भी कुछ समझ लिया था, कुछ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए थे जी, अब आप लोग बताएं आगे क्या 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 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पर, और उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एवोप्रेशन, जिसमें हमने ये सीखा कि evaporation is not a boiling or boiling point is not a evaporation. सही है, they both are the different physical properties of any liquid. सही। फिर हमने पढ़ा था कि evaporation take place at any temperature. Am I right? सही है ना, evaporation किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, लेकिन evaporation में सबसे पहले जो काम हो रहा है वो ये है कि हाईली एनर्जेटिक बाकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम, और जब काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम, और ग्रेजुअली ये प्रोसेस होता जाता है, और आप कहते हैं evaporation इज अ कूलिंग प्रोसेस। ऐसा ही evaporation एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सही। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर मैंने आपसे कहा टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ सरफेस एरिया, larger the surface area greater would be the evaporation. Next one intermolecular forces, कोई बताएगा कैसा लिंक था, इनवर्स। वीक होगी तो इसका मतलब है रेट ऑफ एवोप्रेशन हाई होगा, और ऐसे लिक्विड्स का एक खास नाम था वॉलेटाइल लिक्विड्स। याद आ रही है बात, कौन से लिक्विड्स थे, वॉलेटाइल। फिर हमने बात शुरू करनी थी वेपर प्रेशर की, लेकिन वो बात हमारी वहीं पे ही रह गई थी। मैंने आपसे कहा था कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और उस वक्त तक हमें अब, क्योंकि एक ऑफिशियल पेज पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है, और आप लोगों के पास भी बड़ा क्लियर जो है वो आ चुका है कि सिलेबस क्या है, अब सिर्फ हवाओं में बातें तो हो नहीं रही। सही, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हम जिस पैटर्न को पढ़ा रहे थे, या आप जो पुराने सिलेबस में देख रहे थे, तो एनॉमलस बिहेवियर नहीं है, तो इसने फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कह दी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहा, तो वो सारा हमें पता है कि उसी पैटर्न पे चल रहा है जिस पैटर्न पे जब तमाम प्रोविंसेस से रिलेटेड सिलेबस को कंपाइल करके पढ़ा। हमारे लिए कुछ नया नहीं है पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी पढ़ाते हैं सिर्फ सिंध को सामने रखते हुए नहीं पढ़ाते हैं, हम सामने रखते हैं तमाम बोर्ड्स को, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी लेक्चर डिलीवर करता है। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, जो सिलेबस है हम उससे थोड़ा आगे तक पढ़ रहे हैं हर बार, और ये हमारा सेफ पॉइंट है, ताकि अगर किसी भी तरह से कोई भी बात आती है तो हम तो कम से कम सेफ साइड पर, बाकी का अल्लाह मालिक है। तो हम जिस बात को सबसे पहले फोकस करना चाह रहे हैं वो ये, आप लोगों ने पढ़ा है, सिलेबस खोल के देखा जो सर ने शेयर किया था आप लोगों के साथ, सबसे पहला पॉइंट क्या नोट किया, कितने घंटे का पेपर है, 3 घंटे। तो ये एमसीक्यूज कितने हैं, सबसे मेजर पोर्शन किसका है, और का मतलब है टोटल कितने एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हो केमिस्ट्री के, 45। ये बात शुरू दिन से कही जा रही थी कि फिजिक्स का पोर्शन कम होना चाहिए, फिजिक्स का पोर्शन कम होना चाहिए, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री फिर इंटरकनेक्टेड है, केमिस्ट्री बायो फिर इंटरकनेक्टेड है, लेकिन फिजिक्स का पोर्शन कम होना चाहिए, और वो बात अब इनको समझ में आ गई। इसका मतलब है टोटल 180 एमसीक्यूज हैं। ये बात जो हम पहले दिन से सोच के बैठे हुए थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कहा नहीं था, क्योंकि कह देते हैं और होता नहीं है ना, तो वो जरा अफसोसनाक होता है। लेकिन अब ऑफिशियली आ चुका है, तो अब आपको भी ये ख्याल रखना है कि बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और इसी तरह आपके टाइम स्लॉट्स होने चाहिए, इसी तरह आपका स्केड्यूल होना चाहिए, इसी तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए पढ़ने के लिए,
तब आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि जो जिससे जितना टाइम मांग रहा है सब्जेक्ट, आपको उसको उतना ही टाइम देना है। अब आप फिजिक्स पे पूरा पूरा दिन उठा के लगा दें तो लगाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये सोच के लगाइए कि फिर इस टॉपिक पर दोबारा इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक वीक लगता है, केमिस्ट्री में कोई टॉपिक वीक लगता है और आपने 2 दिन तक लगा दिए उस पर, लगा दीजिए, लेकिन ये सोच लें कि फिर इन 2 दिन के बाद दोबारा इस टॉपिक पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर परफेक्शन आना चाहिए। सही है, ये सोच के अपनी तैयारी करें। बहरहाल आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे लिए जो बात है वो क्या है, वेपर प्रेशर। देखो इस वेपर प्रेशर में ना, जो पहली बात हम सबको याद रखनी चाहिए, वैसे मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप कहेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, और अच्छा कर लें तो एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और अच्छा कर लें तो आप ये कह देंगे when the liquid converted into the vapors, सही है, that partial pressure is called as the vapor pressure। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। जो मैंने कहा उसे सुनिएगा भी और समझिएगा भी। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने आपसे कहा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्या है ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम? परफ्यूम बॉटल में ऑब्जर्व करता है, जितने भी इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स है ना, उसमें हम यही ऑब्जर्व करते हैं। जितना भी क्लोज कंटेनर में आप किसी लिक्विड को हीट करते हैं ना, आप वहां पे यही ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से रेट ऑफ एवोपरेशन है उतनी ही तेजी से क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर एक काम हो रहा है और वो काम क्या है, रेट ऑफ एवोपरेशन इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इस वक्त आप जो वेपर्स बनते हुए देखेंगे उस कंटेनर की लिड के साथ या वॉल्स के साथ, उस प्रेशर एक्सर्टेड कंडीशन को आप कह देते हैं वेपर प्रेशर। ये वो कंडीशन है जिसे आप बड़ी आसानी से ये कह दें कि आपके पास कोई गैसोलीन बॉटल थी, गिर गई, गिर गई तो एवोपरेट हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन ज्यादा है। आप पेंट अप्लाई करते हैं घर में तो आप डिफरेंट सॉल्वेंट्स के अंदर उसे डिसॉल्व करते हैं, जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो बाज लोगों को उससे बड़ी एलर्जी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर एयर क्वालिटी बैड हो गई है। वहां पर एयर क्वालिटी में उस लिक्विड के वेपर्स भी क्या है, वहां पर शामिल हो जाते हैं और वो इनहेल करने में हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सही, तो इसका मतलब है हर बार हर लिक्विड वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकता। वेपर प्रेशर एक क्वालिटी है सिर्फ खास किस्म के लिक्विड्स की, और वो लिक्विड्स क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स। जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करते हैं, अगर वैसे तो मेजॉरिटी सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वॉलेटाइल है, लेकिन अगर रेट ज्यादा याद रखना है तो ऐसे याद रखना है कि ईथर ज्यादा है एज कंपेयर टू द अल्कोहल एंड एज कंपेयर टू द कार्ब ऑक्सैलिक एसिड। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड में विनेगर के तौर पे आप देख लें, आप विनेगर की बोतल को जरा उसकी ओडोर चेक कर लें, थोड़ी देर तक आपको ऐसा लगेगा कि पंजेंट कंडीशन है, चुभती हुई कंडीशन होगी आपके इस पूरे नेजल ट्रैक के अंदर। फिर भी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल नेचर किसकी है, ईथर। सो ये पता ही नहीं लगता है और बड़ी तेजी से क्या हो जाता है, एवोपरेट। यानी एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। अगर आपसे कभी पूछा जाए इनमें से कौन ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, आप कहेंगे जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। और कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, मैंने 3 कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज बता दी। फिर इसमें अगर आपको कभी कीटोन प्लेस करना हो, कीटोन, सही है, मैंने जानबूझ के पहले नहीं लिखा, तो इसका मतलब है अल्कोहल और कार्ब ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान में क्या आना चाहिए, कीटोन। क्योंकि कीटोन वो थिनर है जो आप यूजुअली सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो आप यूजुअली जो है तो आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे क्या होता है, यूज होता है।
सही है, बॉटल खुली रह जाए तो एवोपरेट कर जाता है। तो ये है वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। किसी को याद है एवोप्रेशन की यूनिट क्या थी? नो यूनिट। और क्या आप लोग बता सकेंगे कि वेपर प्रेशर की यूनिट क्या होगी? तो आप कहेंगे ऑल यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब आपसे जिस यूनिट की भी बात की जाए, किसकी? प्रेशर, वो यूनिट होगी किसकी? वेपर प्रेशर। चाहे पास्कल हो, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हो, पीएसआई, या फिर टॉर हो, या फिर एटीएम, सारे के सारे यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर के यूनिट। फैक्टर्स मैं पूछूंगी एक एक करके फैक्टर, और आप मुझे इसका जवाब देते जाएंगे। बताइए सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर में क्या लिंक निकल सकता है? आप लोग बताएं। वैसे तो ये फैक्टर नहीं है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए। ये तो एवोप्रेशन के फैक्टर के तौर पे आते हैं, लेकिन अब ये हम कोई नॉर्मल रेगुलर फैक्टर तो नहीं है कि रट्टा लगा के डालें। हमारे तो एमसीक्यूज में कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर का क्या लिंक हो सकता है? डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। सरफेस एरिया ज्यादा कर दें तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। सही है, लेकिन आप जानते हैं एरिया, ये एरिया है, सही है। और आप ये भी जानते हैं कि आप जिस प्रेशर की बात करते हैं वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जरा सोच के बता दीजिए, यानी आपके पास स्मॉलर कंटेनर होगा ना, तो प्रेशर एग्जर्शन क्या होगा? ज्यादा। आपके पास लार्जर कंटेनर होगा तो मॉलिक्यूल्स को खुली जगह मिल जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और ये गैस है, हम गैस को हटा रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड। सही है, तो लिक्विड के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप ये कहते हैं कि सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर का क्या लिंक निकलता है, तो आप कहेंगे ये प्रेशर है, और प्रेशर का लिंक एरिया के साथ हमेशा क्या होता है? इनवर्स। ये एक लॉजिकल बात। फिर अब आप कहते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर वुड बी द एवोप्रेशन, ये भी एक लॉजिकल बात। तो सोचें जब एवोप्रेट हो गया तो प्रेशर कैसे एग्जर्ट करे? बात समझ आ रही है? वहां तो क्या हो गया? ये बैलेंसिंग किया, वहां तो इसका मतलब है एवोप्रेशन ज्यादा है और कंडेंसेशन नहीं है। तो जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होने के चांसेस नहीं है। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट की तरह कभी मार्क मत कर दीजिएगा कि सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर में कैसा लिंक है। डायरेक्ट हमेशा लॉजिकली इसका आंसर दीजिएगा कि प्रेशर के साथ एरिया का कॉन्सेप्ट क्या बनता है? इनवर्स। इसका मतलब है एरिया स्मॉलर होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। नेक्स्ट, टेम्परेचर बताइएगा क्या हो सकता है? डायरेक्ट, यानी मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा। और इसका मतलब है आप ये कहेंगे कि वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ओके, यानी आपने कहा कि टेम्परेचर ज्यादा होने से वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? इसकी एग्जांपल बता दें किसी लिक्विड पे रखकर। कोई लिक्विड सोचिए और फिर बताएं कि हमने उसको हीट किया तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया है। बताइए हम कौन सा एक यूजुअली फिनोमेना घरों में भी करते हुए नजर आता है? वाटर को आप बॉईल करना है, लेड लगा दें, आप उसे हीट करना है। अगर आपने वो लेड टाइटली बाउंडेड कंडीशन पे रखा हुआ है तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो लेड बर्स्ट हो जाए, जो आप अक्सर प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं। सही है, तो बनाया मेहरबानी ये बात याद रखें। इसका मतलब है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में कैसा लिंक निकलेगा? डायरेक्ट। सही है, टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी क्या है? ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बताइए क्या हो सकता है?
यानी इसका मतलब है आप कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर में कैसा लिंक है? इनवर्स। फोर्सेस वीक हैं ईथर में, इसीलिए एग्जर्ट करता है मोर वेपर प्रेशर। सही है। फोर्सेस फिर अल्कोहल में डाइपोल हैं और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तौर। तो इसीलिए स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस, लेसर वुड बी द वेपर प्रेशर। कोई और बताइए फैक्टर। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? क्या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्रेशर कम। याद रहे बॉइलिंग पॉइंट एक अलग प्रॉपर्टी है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि वेपर प्रेशर और एवोप्रेशन में क्या लिंक है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये याद रखिएगा, मैंने जहां से पढ़ाना शुरू किया था ना फैक्टर को, मैंने वहीं पे लाके एंड करना है। और एंड करने का मतलब ये है कि आपको सोचने के लिए मौका दें, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी किसी भी बात को, जहां खड़े होके हम बात करते हैं ना, आप उसे यस भी कह देते हैं और नो भी कह देते हैं हमारे फेस एक्सप्रेशंस को देखकर। सही है। जबकि आपको हम हमेशा ये बात सिखाते हैं कि अपनी लॉजिक्स को भी अप्लाई करो, अपने कॉन्सेप्ट पर डटे रहो जो तुम्हें आता है। क्या लिंक हो सकता है एवोप्रेशन और वेपर प्रेशर में, जरा बताइएगा। आप कहेंगे क्या होगा? ज्यादा। क्यों भाई? वोलेटाइल लिक्विड ज्यादा तेजी से एवोपरेट होते हैं, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। मैं आपसे कहूं, मेरे पास 3 बॉटल्स हैं, एक में डाई मीथाइल ईथर है, एक में मेरे पास जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, और एक में मेरे पास मिथानोइक एसिड है। नाम बता दिए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और फिर मैंने आपसे कहा बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर। तो आप क्या आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डाई मीथाइल ईथर ज्यादा क्या करेगा? वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों करेगा? उसका रीजन बताओ, क्यों करेगा? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। कौन सी फोर्सेस हैं? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम क्या सिखाया था? डिस्पर्जन फोर्सेस। दूसरा नाम क्या था? लॉरेंट फोर्सेस। मैं आपसे कहूं कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट नहीं करेगा, यानी मिथानोइक, तो आप उसका रीजन क्या सोच के रखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। मैं आपसे कहूं इंटरमीडिएट है अल्कोहल, ईथर से ज्यादा नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या है? ज्यादा है। मैं आपसे कहूंगी बताओ कौन सी फोर्सेस हैं? डायपोल डायपोल फोर्सेस। सही है। इसका मतलब जितनी वीक फोर्सेस होंगी उतनी आसानी से एवोपरेट करेगा, जितनी आसानी से एवोपरेट करेगा उतनी ही आसानी से क्या एग्जर्ट करेगा? वेपर प्रेशर। अब आते हैं आगे। तो फिर यहाँ का क्या पॉइंट बनता है जिसे मैंने मार्क किया? मैंने तो कहा evaporation is directly proportional to the vapor pressure. evaporation ज्यादा है इसका मतलब है वेपर प्रेशर ज्यादा, या वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब है उस लिक्विड का evaporation ज्यादा। evaporation और सरफेस एरिया में कैसा लिंक? डायरेक्ट। evaporation और सरफेस एरिया में कैसा है? डायरेक्ट। तो क्या ख्याल है वेपर प्रेशर और evaporation में कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? नहीं नहीं, सोच के जवाब दें, ये डायरेक्ट वायरेक्ट से सिर्फ बात नहीं चलेगी। सोचे मैं आपको कहाँ तक लेके जा रही हूँ। कि मैंने सबसे आखिर में और सबसे शुरू में ऐसा ही नहीं पढ़ाया, मुझे पता है आप लोग कहाँ गलतियां करते हैं, और मुझे उस पॉइंट तक लेके जाना नहीं। इसका मतलब है कि आप लोग फिर इस बात को जानते ही नहीं है। वो याद है हम आपको कभी पढ़ाते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, इसके डिफरेंसेस याद करो, और फिर क्या पढ़ाते हैं? नॉन वॉलेटाइल। इसका पहला हम लिखते हैं एक्सर्ट हाई वेपर प्रेशर, यही लिखते हैं।
और इसके लिए क्या लिखते हैं? एक्सर्ट लो वेपर प्रेशर। सही है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं हाई रेट ऑफ एवोप्रेशन। एम आई राइट? इसके लिए क्या लिखा जाता है? इसका रेट ऑफ एवोप्रेशन क्या है? हाई। और यहाँ क्या लिखते हैं? लो रेट ऑफ एवोप्रेशन। अच्छा, फिर एक और, अब आप में से जिसने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, यहाँ पर होता है लो बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ का मतलब जहां वॉलेटाइल लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर ही वेपोराइज, और जहां पर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है वहां पर आप जब तक उसे हीट नहीं देंगे तब तक वो वेपोराइज नहीं होगा। सही है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं लो या वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, और यहां लिखते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ये है वो डिफरेंसेस जो हमें याद रखने हैं। तो अब मुझे सोच के बताओ, बोर्ड पर देखो और मुझे सोच के बताओ, ये बात तुम लोगों ने कैसे मान ली और इस बात पर कैसे एग्री हो गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा, या इसका मतलब है आपको गलत भी बता देगा आपका फ्रेंड चैट जीपीटी? सही है। एआई, आप लोग के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहीं पे भी कुछ भी गलत लिखा होगा आपने उसे मान लेना है, आप अपने लॉजिक से हट जाएंगे? जरा गौर से देखिए। हाई वेपर प्रेशर का मतलब है रेट ऑफ एवोप्रेशन क्या है? ज्यादा। दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ज्यादा एवोपरेट करेगा वो वेपर प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा। बात मान ली हम। तो फिर एवोप्रेशन और सरफेस एरिया का क्या लिंक सीखा था? डायरेक्ट। तो वेपर प्रेशर और एवोप्रेशन का भी कौन सा लिंक होना चाहिए? डायरेक्ट। आप लोग क्या बोल रहे थे, मुझे उसी को करेक्ट करवाना था। और ये जो बात है, मैंने एक जुमला भी बीच में बोला, हम कोई गैस की तो बात कर नहीं रहे ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड। और लिक्विड क्या करेगा? वेपर्स में फिर कहीं जाकर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट। ये जो बात है वो किसके लिए डायरेक्टली इम्प्लीमेंट की जा सकती है? गैसेस। लेकिन हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ के जाते हैं? लिक्विड। लिक्विड क्या कहता है? हमने अभी लिखा, जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वो ज्यादा तेजी से वेपोराइज, जो ज्यादा तेजी से वेपोराइज उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए तो उसका एवोप्रेशन क्या होगा? ज्यादा। उसने ज्यादा वेपर्स बनाए, जब ज्यादा वेपर्स बनाए तो उसका एवोप्रेशन रेट क्या हुआ? बढ़ा। इसका मतलब है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाए। किसी का एरिया कम है तो बताओ उसका एवोप्रेशन रेट कैसा होगा? कम। क्या वो वेपर्स कम बनाएंगे या ज्यादा? कम। तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा? कम। तो ये बात याद रखिएगा। सही है। ये जो मैंने आपके सामने कंडीशन बताई थी ना, ये लिखकर बताया P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ये कंडीशन एज इट इज आपके पास जो है वो पास पेपर्स में एक जगह पर है, बट ये कंडीशन किसके लिए आप ज्यादातर अप्लाई करते हैं? एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर के लिए जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं ही किसमें? गैशियस स्टेट। हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होंगे? वेपर्स में। तो ये बात याद रखें, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक इन बिटवीन द एवापोरेशन एंड द वेपर प्रेशर। और अगर किसी को ये बात अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझसे अभी भी पूछ लें, इससे पहले कि मैं बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करूं। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? जिसकी फोर्सेस वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक। सही है। और जिसका रेट ऑफ एवोप्रेशन ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। और उसका एरिया भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। इज दैट क्लियर? यहां तक रखते हैं हम वेपर प्रेशर की बात। जो मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं बनाए मेहरबानी उसको याद रखिएगा। उसमें से अब मैंने एक पॉइंट पे बात करनी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सही है। बोर्ड की पिक्चर लेनी है तो ले लीजिए, मैंने इरेज कर देना है इसे। अगर आप किसी कंटेनर में लेते हैं तो वो लिक्विड जितनी तेजी से वेपोराइज हो रहा था उतनी तेजी से कंडेंस। आप किसी पानी को बॉईल कर कंटेनर लिड लगा है,
वेपर हमें लेट पे क्यों नजर आता है, जो बेचारे स्केपिंग में पाते हैं, ये कहलाता है रेट ऑफ एवोप्रेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब इसका अगर अनबैलेंस होता है, डेवलपिंग करती है, तो कौन ज्यादा हो गया, एवोप्रेशन, और कम हो गया कंडेंसेशन, सही है। और इसका मतलब एक और है, आपने लिक्विड को मजीद कंप्रेस सिचुएशन में कर दिया, आप उसे मुसलसल हीट किए जा रहे हैं, हीट किए जा रहे हैं, हीट किए जा रहे हैं, रेट ऑफ एवोप्रेशन भी ज्यादा हो गया और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज्यादा, सही है। बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सबसे पहले यस, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, लिक्विड बॉईल कैसे होता है, किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया है कभी लिक्विड की बॉइलिंग, उसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसे होती है, फ्रॉम अपवर्ड मूवमेंट टू डाउनवर्ड या फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लिक्विड बॉइल्स इन अ फॉर्म ऑफ चेन ऑफ बबल्स और लाइन ऑफ बबल्स, चेन ऑफ बबल्स, लाइन का मतलब होता है एक बार लाइन अपेयर हुई या डिसअपेयर, चेन ऑफ बबल का मतलब क्या होता है, आपने जब पानी को बॉयल होते हुए देखा है ना, तो उसकी सरफेस के ऊपर मुसलसल बबल अराइज हो रहे हैं, और वो कैसे होता है, आपके पास एक कंटेनर में मौजूद है लिक्विड, आपके पास डाउनवर्ड चेन बनना शुरू होती है, सरफेस पर आती है, फिर डाउनवर्ड चेन बनना शुरू होती है, सरफेस पर आती है, इसीलिए आपको सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर क्या नजर आते हैं, बबल्स। और आप डेफिनेशन मार्क करते हैं, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स at a particular temperature is called as the boiling point. Wrong. बॉइलिंग पॉइंट एक होगा नॉर्मल, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और सिंपल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका फर्क याद रखना, लेकिन उस फर्क को हम सबसे पहले यहां से लाते हैं, वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहा मैंने, वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो मैंने वेपर प्रेशर पे ना टाइम इसीलिए लगाया है कि आपको अंदाजा हो कि कौन वेपराइज होगा और कौन वेपराइज नहीं हो रहा। जब आपके पास लिक्विड वेपर्स में जाना शुरू होगा ना, वो वेपर्स बना रहा है अपनी सरफेस पर, और वो वेपर्स किसके बराबर हो जाए उसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो चेन ऑफ बबल बनना शुरू होती है, और उस चेन ऑफ बबल का टेम्परेचर अगर हम नोट कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब when the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that particular temperature is called as the boiling point. हमें कैसे पता चलता है, ना मुझे वेपर प्रेशर नजर आ रहा है, ना मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नजर आ रहा है, सही है, मुझे क्या नजर आ रहा है, टेम्परेचर, और मुझे क्या नजर आ रहा है, लिक्विड की कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे हर लिक्विड का टेम्परेचर तो याद नहीं होगा, तो मुझे कंडीशन नजर आ रहा है, मैंने वो कंडीशन क्या ऑब्जर्व की, चेन ऑफ बबल। याद करो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल जब बताया जाता है तो परफॉर्म किया हो या ना किया हो, लेकिन जब आप बॉइलिंग पॉइंट का अपरेटस सेट करते हो तो फ्यूजन ट्यूब के अंदर कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हो, आपसे कहा जाता है दैट कैपिलरी ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे क्या करने में हेल्प करती है, चेन ऑफ बबल को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। हम फ्यूजन ट्यूब में क्यों लेते हैं, चेन ऑफ बबल नजर आती है बकायदा, मैं लार्ज कंटेनर में ये काम करवाऊं तो मुझे वो चेन ऑफ बबल इतनी आसानी से नजर नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लिक्विड की सरफेस नजर आएगी, मुझे लिक्विड का साइड व्यू नजर नहीं आता। आप पानी को बॉयल होते हुए देखेंगे कंटेनर में, वॉल्स तो क्लोज है, तो आपको सिर्फ सरफेस नजर आती है, सरफेस पर ऐसे आपको बबल्स नजर आते हैं। लेकिन हम आपको फ्यूजन ट्यूब में करवाते ही इसलिए हैं कि उस ट्यूब को आप चारों तरफ से ऑब्जर्व करते हैं और वहां पर क्या नजर आती है, चेन ऑफ बबल, और उसे ऑब्जर्व करने में कौन हेल्प करता है, कैपिलरी ट्यूब। तो वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको अक्सर डेफिनेशन में एक और नाम दिया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर।
यानी उस एरिया का एक्सटर्नल प्रेशर, चाहे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहें या फिर आप एक्सटर्नल प्रेशर कहें, दोनों बातें सेम है। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड equals to the 1 atmospheric pressure। अच्छा, हम याद करके जाते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। आप सबको याद होगा ना 1 atm मजीद किसके बराबर है? 760 टॉर। 1 atm मजीद किसके बराबर है? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 1 atm मजीद किसके बराबर है? psi कितने? 14.7। 1 atm मजीद किसके बराबर है? आपके पास 101,300 पास्कल यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब है वेपर प्रेशर अगर 1 atm के बराबर हो जाए तो आप ऐसे लिक्विड को क्या कहते हैं? उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आपने फाइंड आउट किया। आप कराची के लेवल पर है, आप यहाँ पे जितने लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ना वो सब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आप हिली एरियाज में चले जाएंगे, वो उस लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, वहां वाटर 100 के ऊपर बॉइल नहीं होगा। आप कराची से ऐसे एरियाज में चले जाएं जो सी लेवल से बिलो है, वहां पर भी आपके पास क्या होगा? वहां पर भी आपके पास लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी लेवल पर एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर है। आप इससे अबव जाएंगे तो कम, आप इससे बिलो आएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा। और आप फिर उस वक्त उस लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट नहीं करते। आप सिर्फ उस लिक्विड का उस वक्त क्या फाइंड आउट करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। सही है, जो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग आता है, जिसका रेशियो हाइट के मुताबिक या प्रेशर के मुताबिक होता है चेंज। मैं अपनी बात आगे फिर से बढ़ा दूं और बढ़ाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट की टाइप्स हो गई हैं दो। मैं कहूंगी नहीं, लिक्विड किस कंडीशन पर है और किस जगह पर है उसके हिसाब से हम उसे कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट, या फिर क्या कह देंगे? नॉर्मल बॉइलिंग। अगर आपने उसे किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फाइंड आउट कर लिया है तो आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर आपने उसे 1 atm वाले एरिया के अंदर फाइंड आउट किया है तो आप उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए यूनिट क्या है, तो आप फाइंड आउट करते हैं सेंटीग्रेड स्केल के अंदर और आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? केल्विन। मैं आपसे कहूं कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है तो मेरा नहीं ख्याल इस क्लास में बैठा हुआ कोई एक भी बच्चा ऐसा हो जो इसका इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई ना कर सके। बॉइलिंग पॉइंट को आप किसके जरिए मेजर कर सकते हैं? थर्मामीटर। सही है। आप प्रेशर को किसके जरिए मेजर कर सकते हैं? मैनोमीटर के जरिए और बैरोमीटर के जरिए। लेकिन आप यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसके जरिए मेजर कर रहे थे? थर्मामीटर। नेक्स्ट, फैक्टर्स की बात करें तो मैंने पहला फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया प्रेशर, और लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस फैक्टर का मतलब बता दो जो मैंने लिखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऐसे ही कहा ना मैंने, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब प्रेशर मेंटेन कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? मेंटेन। इसीलिए 1 atm पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा, ईथर का 56 ही रहेगा, इथाइल अल्कोहल का 78 ही रहेगा। इसका मतलब है जब तक प्रेशर सेम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड भी क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब है एक फैक्टर हमने बात करी। दूसरा फैक्टर है इसकी इम्प्योरिटी से रिलेटेड, इस पर हम अभी बात करेंगे। मैं पहले प्रेशर वाली बात को कंप्लीट कर। प्रेशर का लिंक जिस चीज से बनता है ना वो है हाइट या एल्टीट्यूड। यानी आप जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
वो किससे रिलेटेड है? एल्टीट्यूड, या आसान लफ्जों में आप उसे क्या कहते हैं? हाइट। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स। इसका मतलब पढ़ के बताओ क्या होगा? प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब हाइट क्या है? कम। और अगर प्रेशर कम है तो इसका मतलब हाइट क्या है? ज्यादा। इसका मतलब आप कराची से ट्रेवल करते हुए जाते हैं और आप डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, आप गिलगित जाते हैं, आप नारायण कागान जाते हैं, आप कश्मीर जाते हैं, आप स्कर्दू जाते हैं, और उन सब पर अपनी अपनी एक हाइट है, उन सब से रिलेटेड हाइट है। आप जिस टॉप मोस्ट एरिया के अंदर जाएंगे उसका एक्सटर्नल प्रेशर सबसे क्या होगा? कम होगा। सही है, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। आपसे एमसीक्यू ऐसे ही पूछा जाता है, प्रेशर देकर नहीं पूछा जाता, क्या देकर पूछा जाता है? हाइट। हाइट ज्यादा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। तो कोई आपसे ये पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं और फला फला उसका प्रेशर मौजूद है और बाकी के प्रेशर्स को भी बता दिया, तो आपने प्रेशर देखा तो आपने कहा प्रेशर पता चल गया, तो प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। लेकिन मैं आपसे फिर कह दूं, एमसीक्यू ट्रिकी बनाने के लिए हम प्रेशर देते हैं ये, क्योंकि हमें पता है सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ये डायरेक्ट लिंक पढ़ के आ रहे हैं। वो फंसते कहाँ है? इसके अंदर, कहां पर हाइट दे दी है वहां पर एक बॉक्स अक्सर हम बना देते हैं, बॉक्स नहीं तो कोई भी क्राइटेरिया बना देते हैं, जगहों के नाम लिखते हैं और उनकी हाइट मेंशन करके दे देते हैं। और फिर आपसे पूछा जाता है, सवाल सुनिएगा, वाटर बॉइल्स फर्स्ट, यानी पानी इसमें से कहां पर सबसे पहले बॉयल होगा? सबसे पहले बॉयल होने का मतलब सबसे कम, सबसे कम होने का मतलब उसकी हाइट क्या होगी? सबसे ज्यादा। क्योंकि हाइट ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। मैं यही बात ऐसे पूछूं, वाटर बॉइल्स एट लास्ट, बताओ इस तमाम एरियाज में से पानी सबसे आखिर में कहां पर बॉयल हो? तो सबसे आखिर का मतलब हाइट क्या है? कम। आखिर का मतलब यही है ना, देर में बॉयल होना। देर में बॉयल होने का मतलब क्या है? उसकी हाइट कम। हाइट कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो आपसे ये नहीं कह रहा which one of the following has the highest boiling point, which one of the following has the lowest boiling point, तो आपसे क्या पूछ रहा है? This liquid boils at first, this liquid boils at last, और वो लिंक किससे बना के दिया जाता है? हाइट। क्या कॉन्सेप्ट बना हमारा? अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये बना, एमसीक्यू में प्रेशर दे दिया जाए तो जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? ज्यादा। लेकिन अगर एमसीक्यू में एल्टीट्यूड या एरियाज की हाइट दे दी जाए तो हाइट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या लिंक बनता है? इनवर्स। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिंक बनता है? डायरेक्ट। इसका मतलब है हाइट कम, प्रेशर ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब है क्या ये सबका पॉइंट क्लियर होता है? मैं आपको बार बार बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट के दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। पहला, मुझे HF और H2O वाली बात सिखाई थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दूसरा, ये वाला कॉन्सेप्ट जहां पर आपके पास हाइट या प्रेशर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आसानी से लेके जाना है। देखो मैं ना यहाँ पर आकर बड़ी आसानी से ये कहती बेटा आप सबको पता तो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप सबने कहना था यस, लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसपे वो बॉयल होना शुरू हो जाए, या बहुत अच्छा बच्चा है तो वो बाकायदा डेफिनेशन बता दे। लेकिन मैंने सारी चीजें आपके सामने इसलिए मेंशन की हैं कि आपको ये रियलाइज हो कि जिन टॉपिक्स को आप रेगुलर क्लासेस में सिर्फ रट कर चले जाते हैं उन टॉपिक पर रुक कर एमसीक्यू बनते हैं, और ये इसीलिए आपके पास सिलेबस में देख लें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ है, एवोप्रेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग,
पॉइंट। सही है क्या? पहले ये बताओ, किसी के सामने कोई सवाल है तो पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो। अभी मैंने बताया नहीं इम्प्योरिटी, अभी तो हम सिर्फ प्रेशर और इस पे बात है। और कोई किसी के ध्यान में? क्लियर है? तो इसका मतलब है मैं जितना हाइट पर मौजूद होंगी पानी उतनी जल्दी बॉयल हो जाएगा। मैं जितना ज्यादा आपके पास जो है वो कहाँ होगी, डेप्थ पे चली जाऊं, जितना ज्यादा इसका मतलब है हाइट का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। याद करो ना, पार्शियल प्रेशर वाली बात सिखाई थी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही था, हाइट से रिलेटेड और डेप्थ से रिलेटेड। वहां तो हम ये बात सीख चुके थे कि जितना डेप्थ पे जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई जानते हैं इम्प्योरिटी और बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिंक हो सकता है? पानी मेरे पास एक प्योर था, 100 आ गया। एक वाटर सैंपल के अंदर शुगर एडेड थी, स्मॉलर अमाउंट। एक वाटर जो है वो सैंपल के अंदर सॉल्ट एडेड था, और डिफरेंट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास 3 डिफरेंट तरह के बॉइलिंग पॉइंट आए। 100 तो वही आ रहा है जो प्योर वाला था। मुझे बताओ इम्प्योरिटी का फर्क क्या होता है? इतना तो पता होना चाहिए। इम्प्योरिटी से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। मतलब सेलाइन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा। चेंज तो होना चाहिए ना, ये तो आप जानते हो इम्प्योर हो गई है सब्सटेंस। ज्यादा हो जाएगा, सोच लें। कम होगा, पहले डिसाइड कर लें। हाँ भाई आप बता दो, 3 लोगों से पूछते हैं, देखते हैं क्या क्या जवाब आते हैं। आप तीनों चोरी छुपे एक जैसे जवाब मत दे दीजिएगा, सही है? इनडायरेक्ट का मतलब लार्जर द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी ग्रेटर वुड बी द बॉइलिंग पॉइंट, ये कहना चाह रहे हैं। यानी क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी ज्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए। आप इम्प्योरिटी ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यानी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मैटर करता है, ज्यादा या कम। हाँ भाई, कम। इम्प्योरिटी ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। क्या सेम रहेगा? सेम क्यों रहेगा, ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है, क्यों रहेगा? चलो वो बता। जैसे इम्प्योरिटी तो जैसे सॉल्ट है, कैसे चली जाएगी वो? एवोपरेट तो नहीं हुई, वाटर एवोपरेट हुआ। हाँ भाई, लाओ इनवर्स। चलो मैंने एक वर्ड निकाल दिया, क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी। भूल जाओ क्वांटिटी, बस मैंने ये कहा इम्प्योरिटी। अब चाहे वो ज्यादा है या कम है, अब बताओ कि अगर आपके पास इम्प्योरिटी आ जाए तो बॉइलिंग, मेरे पास कोई इम्प्योर वाटर है, वो 100 से ज्यादा रीडिंग देगा या 100 से कम? कम। 100 से ज्यादा। ये पॉइंट मैंने आप लोगों पर छोड़ा है। मुझे इम्प्योरिटी की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ये बात याद है, क्योंकि उसके अंदर आप थोड़ा सॉल्ट डालें या ज्यादा डालें, अब वो वाटर मेरे लिए क्या है, इम्प्योर। अल्कोहल में आप थोड़ा सा कीटोन मिला दें या ज्यादा मिला दें, मेरे लिए अब वो अल्कोहल नहीं रहा है, अब वो मेरे पास एक इम्प्योर सैंपल में। सही है? अब जब मैं उस सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट लेने के लिए जाऊंगी तो बस आपको ये सोच कर रखना है अपने पास नेक्स्ट क्लास में कि इम्प्योरिटी बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा कर देता है या कम कर देता है। चले एक हिंट दे देती हूँ, मेरे पास कोई सॉल्ट है, सॉलिड की बात करें, और वो इम्प्योर है, मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लेने के लिए जाऊंगी तो वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको याद दिला दूं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, शायद नहीं, आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन होती है एक जगह, या और कुछ नहीं तो डाउन प्रोसेस पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा तो उसमें हम आपको बता के भेजते हैं
कि आपने उस कंटेनर के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया है फ्यूज। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 801। मैंने उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड करवाया। केमिस्ट को पता है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर, तब वो 801 पे मेल्ट नहीं हो रहा है, इम्प्योरिटी जाने की वजह से वो 601 पे मेल्ट होगा। तो मैंने आपको क्या बात सिखाई, मैंने आपको ये सिखाया मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योर सब्सटेंस का क्या हो जाता है, कम। इसी तरह बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट किसी इम्प्योर सब्सटेंस का क्या होना चाहिए, ज्यादा। जो बच्चे इस पॉइंट पर पहुंचे हैं इसका मतलब है वो मेरे समझाने वाले पॉइंट तक पहुंचे। आपके पास कोई कितना ही अल्कोहल है ना, 78 पे बॉयल नहीं होगा। एल्डिहाइड उसके अंदर ऐड कर दो तो 78 से क्या होगा, ज्यादा। सही है, आपके पास शुगर हो और वाटर के अंदर आप मिक्स कर दें वो 100 पे बॉईल नहीं हो, वो 100 से क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं देखना है, हर फैक्टर इनवर्स या डायरेक्टली नहीं बता रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर इम्प्योरिटी मौजूद है तो मोर बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ऑब्टेन। सेम रहने के चांसेस नहीं है। जो स्टूडेंट सेम पर थी मैं उनको फिर बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो गए। पहले लिक्विड टू लिक्विड थी, अब उसके ना मजीद और लिक्विड की भी क्या हो गए हैं, मॉलिक्यूल्स आकर ऐड हो गए। पहले तो उसकी अपनी फोर्सेस थी, अब दूसरे लिक्विड की भी फोर्सेस, तो उसको डबल काम करना पड़ेगा टेम्परेचर को। जब टेम्परेचर डबल काम करेगा तो पहले तो वो पहले वाले लिक्विड की फोर्सेस ब्रेक करेगा, फिर वो दूसरे लिक्विड की फोर्सेस को ब्रेक करेगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ये लॉजिक भी याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर की एफर्ट बढ़ गई है। वो दो दो तीन तीन लिक्विड्स के ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। बोलो। इम्प्योरिटी क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो फिर और ज्यादा बॉइलिंग होगा। देखो मेरे पास अगर इम्प्योरिटी मैं स्मॉलर भी लूं या लार्जर भी लूं, मुझे इससे मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ईथर और अल्कोहल का मिक्सर, लेकिन मैं बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का देख, तो वहां अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 पे कभी नहीं आएगा, वो उससे एक्सीड किया हुआ है। तो ये क्वांटिटी मैटर नहीं करती, हम ये काउंट करके तो नहीं देखते ना। अगर मुझे इम्प्योरिटी की क्वांटिटी पता चल जाए तो दुनिया की केमिस्ट का मसला हल ही हो जाएगा कि भाई ये कितना सब्सटेंस इम्प्योर है, चलो उसको मिलके प्योर कर ले। तो ये क्वांटिटी हमें पता नहीं चलती है कितनी इम्प्योरिटी मौजूद। लेकिन अगर हमें नहीं भी पता तो हम बॉइलिंग पॉइंट से कम ये बता सकते हैं ये सब्सटेंस प्योर है और ये सब्सटेंस प्योर नहीं। सही है, वो आगे की कहानी है कि हम आगे मजीद क्या कर सकते। इसी बॉइलिंग पॉइंट में एक टेक्निक है, ये मेरा इस टॉपिक का लास्ट है। मेरा यहाँ पे लिक्विड से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन होगी वो खत्म हो जाएगी। और मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों ने इसको बुक में से कितना रीड किया है। कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिक्विड का टॉपिक इन छुट्टियों में बैठ कर बुक में से रीड कर लिया हो, जो जो पढ़ाया है। नहीं किया है तो मेरी नेक्स्ट क्लास तक टाइम है। मेरी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इस बार आप लोगों के साथ संडे होगी। सही है, तो बराए मेहरबानी पढ़ के बैठिए। वैक्यूम डिस्टिलेशन, कभी नाम सुना है इसका, क्या होता है, कुछ आइडिया है? कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं आप उसको लैब में लेके गए, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिक्विड, शायद आप नाम सुन के ही जो है वो उसे पहचान जाएंगे। दुनिया भर के जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं या जितनी भी आपके पास फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड आपके पास ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं, उन सबके अंदर ग्लिसरीन इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ग्लिसरीन जिसको आप ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं उसे ये चेक करने के लिए लेके जाऊँ ना, बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट देखूं, मुझे पता चल जाएगा वो प्योर है कि इम्प्योर है। मसला ये है कि जब तक वो बॉईल होता है ना वो डिकम्पोज हो जाता है। दुनिया में कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट लेने के लिए जाएंगे ना तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाते जाते क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज। अब वो तो डिकम्पोज हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा वो प्योर है कि इम्प्योर है? उसका तो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, डिस्टर्ब।
then how would we know that what will be the boiling point of that particular liquid? मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि वो प्योर है कि इम्प्योर? रोज वाटर भी कुछ इसी में आता है। आप जब तक रोज वाटर को आप बॉइलिंग पॉइंट लेने के लिए जाते हैं, वो तो हमें पता है उसके अंदर वाटर के अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है, लेकिन हमें उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पता होता है जो इंडस्ट्रीज उसे बनाती हैं, तब भी वो डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि जो रोज के अंदर डिफरेंट केमिकल्स और उसके तमाम पिगमेंट्स मौजूद हैं वो इंटरनली डिकम्पोज होता है। तो हम क्या करते हैं इस वैक्यूम डिस्टिलेशन, हम ऐसे लिक्विड्स के लिए एक स्पेशल चैम्बर डिजाइन कर, और हमें चालाकी तो पता है, हमने उस चैम्बर का प्रेशर कम रखा है। क्या रखा है? प्रेशर कम। क्यों रखा होगा प्रेशर कम? प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का क्या लें? डायरेक्ट। प्रेशर का तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। वो लिक्विड जो 190 पे जाकर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉईल हो रहा था, मैंने क्या किया, उसको 290 टॉर पे रख दिया, 760 टॉर के बजाय 290 टॉर पे रख। प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। अब वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो 190 तक गया ही नहीं है तो वो डिकम्पोज नहीं। तो ऐसे लिक्विड्स के लिए आप क्या करते हैं, उसका प्रेशर करते हैं कम, तो साइड बाय साइड उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम। और इस पूरी टेक्निक का नाम क्या है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या है ये टेक्निक? इन दिस टेक्निक सम लिक्विड्स treated at the low pressure for the distillation। डिस्टिलेशन का मतलब फॉर द प्यूरिफिकेशन। सही है? इसे हम याद तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लिक्विड के पोर्शन से रिलेटेड वर्कशीट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। सही है? पढ़ के बैठिए, कोई सवाल है जहन में तो पूछ लें जब तक अजान हो रही है।